एनएलपी एक्चुअल में है क्या? इस साइंस को क्रिएट करने के पीछे या क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? तो दो जीनियस हैं इस दुनिया में और अभी भी लिविंग हैं, अलाइव हैं, ये बेस्ट पार्ट है। एक नॉर्मल पर्सन है, उसके पास अपनी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो और एनएलपी उसमें कैसे हेल्प करेगा? ये सारे चैलेंजेस सबसे पहले तो सॉल्व किए जा सकते हैं। लोगों की जिंदगी में एनएलपी का फर्स्ट पिलर ही गायब है। फर्स्ट पिलर इज यू, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इज एनएलपी मैनिपुलेटिव? यस, एनएलपी इज मैनिपुलेटिव। कई बार लोग हिप्नोथेरेपी से डरते हैं कि पता नहीं मुझसे कौन सा सीक्रेट पूछ लेंगे, मुझे हिप्नोटाइज करके शायद याद नहीं रहेगा। डज एनएलपी वर्क इंस्टेंटली और डज इट टेक टाइम? एनएलपी इज व्हाट वर्क्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साइंस ऑफ माइंड के बारे में। और इस बार जो बातचीत हो रही है वो हो रही है एनएलपी को लेकर के, और एनएलपी किस तरह से एक टूल की तरह से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये साइंस क्या है, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने एनएलपी के फील्ड में अपना बहुत सारा समय, जिंदगी के अभी तक के 15 साल उसमें बिताए हैं। और 15 साल का टाइम पीरियड किसी चीज के साथ बिताना, इसका मतलब उसके सभी चीजों को जानने के बराबर होता है। सो वी आर सो ब्लेस्ड। वेलकम सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एनएलपी एक्चुअल में है क्या? क्योंकि जिस तरह से आजकल सुनने को मिल रहा है कि एनएलपी ये है, इसके थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी अदर मॉडलिटीज भी हैं, बट हम आज सिर्फ एनएलपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज बताइए एनएलपी क्या है? थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। और बहुत अच्छा लगता है डिस्कस करके ऐसे लोगों से जिन्हें ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उन लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि कभी शायद आप भी उस कैटेगरी में, उस लेवल पे थे जहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आपको पता है कि लोगों के मन में क्या सवाल होंगे, राइट। और बहुत अच्छा है कि आज इस पॉडकास्ट में आप उन्हीं सवालों को पूछने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और जैसा आपने पूछा कि एग्जैक्टली एनएलपी क्या है, तो एनएलपी को अगर हम देखें तो एनएलपी 3 वर्ड्स से मिलके बना है: न्यूरो, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। जो न्यूरो है, इसका मतलब होता है बेसिकली हमारा माइंड। क्योंकि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, राइट। और उसके थ्रू ही हम कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं, हम फंक्शनल हो पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हम बिलीव्स क्रिएट कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। तो न्यूरॉन्स मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में हमें फंक्शनल बनाने में। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये न्यूरॉन से रिलेटेड जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये न्यूरोलॉजी में आ जाता है, यानी कि न्यूरो में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज 2 तरह की होती है। एक है शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल लैंग्वेज। जैसे अभी मैं शब्दों को यूज़ कर रहा हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कई बार हम बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। कहते हैं ना, हर शख्स कमरे को चहका देता है, कुछ अंदर आके और कुछ बाहर जाके। लोग कहते हैं हाँ गया, राइट, जबकि अभी उसने कुछ कहा नहीं। क्या है, लिंग्विस्टिक का मतलब है दोनों ही लैंग्वेजेस, यानी वर्बल लैंग्वेज, शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन, और बॉडी लैंग्वेज से होने वाला कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारे जेस्चर्स हैं, पॉस्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम किसी एंड रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, तो इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये तीनों वर्ड्स मैंने डिफाइन किए। अब समझते हैं कि एक्चुअली एनएलपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन टोटलिटी क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो शॉर्टेस्ट डिफिनेशन है, जो मोस्ट इफेक्टिव हो सकती है, वो ये है कि हाउ वी प्रोग्राम आवर न्यूरोलॉजी थ्रू आवर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। यानी कि हम कैसे अपनी इस न्यूरोलॉजी को, अपने इस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं 2 चीज़ों को यूज़ करके, वर्बल लैंग्वेज को और नॉन वर्बल लैंग्वेज को। यानी हम अपने मन की प्रोग्रामिंग को ऐसे बदल लें कि हम वो एक्शंस ले सकें जो हमें लेने चाहिए, ना कि हम उन एक्शंस में उलझे रहें, फंसे रहें जो हमें नहीं लेने चाहिए। हम उस थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर सकें जो हमें ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ा सकता है, ना कि हम उन थॉट प्रोसेस में फंस जाएं जो कई बार हमें नेगेटिव थिंकिंग के लूप में लेके जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बेसिकली हम अपनी न्यूरोलॉजी को, अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर मैं एक और स्टेप आगे की बात करूं, तो सिर्फ हम खुद के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं ऐसा नहीं है।
हम दूसरों के माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये पावर एनएलपी देता है। सो दिस इज व्हाट इज एनएलपी। इसके अलावा भी एनएलपी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कई बार लोग कहते हैं एनएलपी इज पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, यानी अपना बेस्ट वर्जन आप बन सकते हैं, आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एनएलपी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की जो एक्चुअल आर्ट है, जो ब्यूटीफुल आर्ट है कम्युनिकेशन की, वो, या कम्युनिकेशन के पीछे क्या साइंस है जो एक कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंसिंग बनाता है। ये सारी चीज़ों हम एनएलपी के थ्रू समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है और शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है एनएलपी इज व्हाट वर्क्स। एनएलपी वो है जो काम करता है, राइट। यस, थैंक यू सो मच सर। अभी जो आपने आंसर किया उसमें से दो चीजें जो मेरे मन में अभी अराइज हुई हैं, कम्युनिकेशन एंड आपने हैबिट्स के बारे में बात की, हम अपनी आदतें बनाते हैं। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साइंस को क्रिएट करने के पीछे, यानी जब ये इवॉल्व हुआ है, आया है अस्तित्व में, क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा और कब से ये स्टार्ट हुआ है एक्चुअली? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे जैसे मेरी एनएलपी में क्यूरियोसिटी बढ़ी, क्योंकि पहले मैंने एनएलपी को सीखना शुरू किया था, फिर बाद में एक्सप्लोर किया कि एनएलपी की ओरिजिन क्या थी, कैसे एनएलपी शुरू हुई थी। तो दो जीनियस हैं इस दुनिया में और अभी भी लिविंग हैं, अलाइव हैं, ये बेस्ट पार्ट है, रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे, 1970s की बात है ये, राइट। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिचर्ड बैंडलर एक स्टूडेंट थे वहाँ पे, राइट, और जॉन ग्रिंडर वहाँ पे लैंग्वेज के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो जॉन ग्रिंडर बेसिकली लिंग्विस्टिक्स में काम कर रहे थे और रिचर्ड बैंडलर जो हैं वो प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, इन चीज़ों में काम कर रहे थे और वो स्टूडेंट थे। लेकिन रिचर्ड बैंडलर के साथ क्या था कि रिचर्ड बैंडलर का हमेशा से इंटरेस्ट था, झुकाव था कि हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर कैसे लेके आ सकते हैं, हम लोगों को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह की स्टडी कर रहे थे, राइट। और उन्होंने सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को, जिस साइंस को पढ़ना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, उसे कहते हैं गस्टॉल्ट थेरेपी। तो एक पर्सन है फिट्ज़पर्ल्स, तो फिट्ज़पर्ल्स को कहा जाता है फादर ऑफ गस्टॉल्ट थेरेपी। तो फिट्ज़पर्ल्स ने गस्टॉल्ट थेरेपी डेवलप की थी और रिचर्ड बैंडलर उसको स्टडी कर रहे थे और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो कि ये एक्चुअली क्या होती है, राइट, गस्टॉल्ट थेरेपी। तो मैं आपको बताता हूँ, गस्टॉल्ट थेरेपी में जो मेन टॉपिक है जिसको यूज़ किया जाता है, या जो उसका सेंट्रल आइडिया है, वो है कि किसी भी चीज़ का मतलब जो होता है हमारे मन के लिए, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। जैसे अभी यहाँ पे एक कार रखी हुई है, अब इस कार को आप फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंट नजर आएगी। मैं बैक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे कुछ और नजर आ रही है, और हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये कार का मतलब ऐसा ही है, यही सही है, और मैं जो देख रहा हूँ मैं कहूँगा यही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सही हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं सही हूँ, और एक व्यूअर्स की व्यूअर्स की तरफ से कुछ और है और यहाँ कोई व्यूअर नहीं है, उसको कुछ और ही नजर आ रहा है, राइट। सो ये कार अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे, हर तरफ से रोटेट करेंगे, तो ये अपनी मीनिंग डिफरेंट क्रिएट कर देगी हमारे मन में, क्योंकि हमने इसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। तो इन द सेम वे जब हम जिंदगी की बात करते हैं, तो जो लाइफ में हमारे कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, जब हम उसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमें कुछ और नजर आती है। उसी सिचुएशन को हम किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वही सिचुएशन की मीनिंग बदल जाती है। जैसे मेरी जिंदगी में कोई इवेंट हुआ और मैं कहता हूं कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि एज अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट्स ऑफ दैट इवेंट, राइट। लेकिन अगर मैं अपने आप से एक सवाल पूछूं कि ठीक है, वो इवेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया या कुछ पेन मुझे दिया उस इवेंट ने, लेकिन अगर मैं अपने आप से एक सवाल पूछूं कि व्हाट वाज देयर टू लर्न, इसमें मेरे सीखने के लिए क्या था, तो अभी मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन की इस घटना को देख रहा था, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया तो मीनिंग भी चेंज हो गई। शायद अब मैं उसी इवेंट को कहूँगा इसने शायद मुझे ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया, शायद ज़्यादा मैच्योर बना दिया, शायद इसने मुझे सिखाया कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, शायद इसने मुझे सिखाया कि मुझे ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है लाइफ की कुछ सिचुएशंस में। तो जैसे ही हमने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, वो सेम इवेंट की मीनिंग बदल गई, हमारी फीलिंग्स भी बदल गई, राइट। तो गस्टॉल्ट थेरेपी कुछ इस तरह से ही काम करती थी कि गस्टॉल्ट थेरेपी में हम चीज़ों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल देते थे, तो सेम इवेंट, सेम सिचुएशंस अलग मीनिंग डिलीवर करती थी। तो रिचर्ड बैंडलर इससे प्रैक्टिस कर रहे थे, और जैसे अभी आप एनएलपी फैमिली में हैं ऑलरेडी, आप मेरी एनएलपी कम्युनिटी में हैं, तो आप जानते हैं कि
लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते हैं, हम चीज़ें शेयर करते हैं। तो इन द सेम वे रिचर्ड बैंडलर क्योंकि स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लिया, अपने दोस्तों का, साथ के लोगों का, जिनका इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस में इंटरेस्ट था, और वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगे। तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया तो इसकी बात जॉन ग्रिंडर तक भी पहुंची, जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो जॉन ग्रिंडर जो थे, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि ऐसा क्या करते हैं, ये कैसे चेंजेस क्रिएट करते हैं, राइट। और इसी दौरान रिचर्ड बैंडलर की मुलाकात वर्जीनिया सटायर से भी हुई, जो वर्जीनिया सटायर एक फैमिली थेरेपिस्ट थी, राइट। अगर अभी भी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो टॉल लेडी, ग्लासेस लगाती हैं बड़े बड़े, और बहुत बहुत स्ट्रांग उनका कम्युनिकेशन है, बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे अपनी फैमिली थेरेपीज के लिए। उन्होंने कई ऐसे लोगों को भी हेल्प किया था जिनका रिलेशन बिल्कुल ब्रेक हो गया था या ब्रेक होने के कगार पे था, और वापस रीस्टोर करवा दिया था उन्होंने, राइट, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। तो रिचर्ड बैंडलर ने पहले फिट्जपर्ल्स को स्टडी किया, फिर साथ साथ उन्होंने वर्जीनिया सटायर को स्टडी करना शुरू किया कि ये कैसे बात करती हैं, ये कैसे कम्युनिकेशन करती हैं। और रिचर्ड बैंडलर की जो क्वालिटी थी वो क्या थी कि वो जो होता हुआ देखते थे या करते हुए देखते थे, वो वैसी ही चीज़ें मॉडल कर लेते थे, यानी कि वो वैसा ही परफॉर्म खुद भी करना शुरू कर देते थे। वो उन्होंने अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप की थी। तो अभी जो मैं आपको NLP की ये कहानी सुना रहा हूँ ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बहुत गहरी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, और मुझे डेफिनेटली ये पता है कि व्यूअर्स को भी बहुत गहरी लर्निंग मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मैं कुछ वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करूँगा, उसे ध्यान से समझेंगे। तो जॉन ग्रिंडर जो हैं, जॉन ग्रिंडर असिस्टेंट प्रोफेसर थे लिंग्विस्ट के, वो रिचर्ड बैंडलर के पास आए। उन्होंने पहले देखा कि ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं, किसी का कॉन्फिडेंस बदल जा रहा है, कोई ब्रेकअप के पेन में है, पता चला वो उस पेन से बहुत जल्दी बाहर आ गया, किसी की ज़िंदगी में कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, किसी की मेमोरी पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो इन्होंने वो ऑब्जर्व किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उसके बाद फिर रिचर्ड बैंडलर से क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ यू हेल्प मी डू व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू हेल्प मी डू व्हाट यू आर डूइंग, आई विल शो यू हाउ यू आर डूइंग इट। यानी कि अगर तुम मुझसे वो करवा लो जो तुम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें वो एल्गोरिथम दे दूंगा, ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि तुम ये क्यों कर पा रहे हो। जैसे अगर आप एक बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं और आपके लिए नेचुरल है कि आप किसी से बात करते हुए भी आपने वो, और वो गोल बन गई, राइट। हमारे से तो भारत का और पूरी दुनिया का नक्शा बन जाता है। तो क्या होता है कि लेकिन आपसे पूछे कि आप गोल रोटी कैसे बनाते हो, तो जनरली आंसर नहीं होता। कैसे क्या बनाते हैं, वहां पे ऐसे रखा और बनाते हैं, वो बन जाता है। तो रिचर्ड बैंडलर से क्या कहा जॉन ग्रिंडर ने कि आप मुझसे वही करवा लो, यानी आप मुझसे रोटी बनवा लो, मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि तुमने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जिससे तुम ये गोल रोटी बना पा रहे हो। दैट मीन्स किससे तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग तरह के जीनियस थे। जॉन ग्रिंडर जो थे वो लैंग्वेज के बहुत ज्यादा मास्टर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे लिंग्विस्ट के, और रिचर्ड बैंडलर जो थे वो बहुत डायनामिक और क्रिएटिव पर्सन थे, मॉडलिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, यानी कि लोग जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी करना सीख लेते थे, इम्प्लीमेंट कर पाते थे, फनी भी थे, राइट। उनका कम्युनिकेशन बहुत कमाल का लगता है मुझे। तो क्या हुआ कि ये दोनों जब दो जीनियस मिले तो ये दोनों ने साथ में मिलकर वर्क करना शुरू किया। जब ये साथ में मिलकर वर्क करने लगे तो इन्होंने इस पूरी चीज़ को, तब तक NLP का नाम NLP नहीं था, इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया, इस पे काम करना शुरू किया। तो फिट्जपर्ल्स की गेस्टॉल्ट थेरेपी, वर्जीनिया सटायर की फैमिली थेरेपी, ये दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया। अब इसी ड्यूरेशन में एक और पर्सन है जिनका नाम है ग्रेगरी बैटसन। तो ग्रेगरी बैटसन जो थे वो वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स लेने आते थे, और ग्रेगरी बैटसन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपने दुनिया के आइंस्टाइन थे। मतलब वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने दुनिया को बैटसन मॉडल दिया। एक बैटसन मॉडल है, आज भी मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, राइट। तो उन्होंने बैटसन मॉडल दिया था, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था लोगों को। तो ग्रेगरी बैटसन एक पॉपुलर, एक फेमस पर्सन थे। जब उन्होंने रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर का वर्क देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने एक लैंग्वेज को मास्टर कर लिया है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज। जो वर्जीनिया सटायर की लैंग्वेज थी वो स्पेसिफिक लैंग्वेज थी। तो स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंसान कहता है कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इंसान तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, ये स्पेसिफिक है। तो वर्जीनिया सटायर की ऐसी ही लैंग्वेज थी। वो लोगों को काउंसल करते समय, नहीं मेरा हस्बैंड मेरे से प्यार नहीं करता, नहीं मेरी वाइफ मेरे से प्यार नहीं करती, तो उनका सवाल होता था तुम्हारा हस्बैंड ऐसा क्या करता है
जिसको तुमने ये मीनिंग दी है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। Okay. तो अब स्पेसिफिक पे आ गए ना हम। अब वहां पे वो चीज है जहां पे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इन्होंने इस लैंग्वेज को मास्टर कर लिया था। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, राइट। रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने वॉल्यूम 1 पहले लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 2 बाद में लिखा। तो जब ग्रेगरी बेटसन ने इनकी बुक को पढ़ा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि यू हैव मास्टर्ड वन वेरी पावरफुल लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिक्स। लेकिन एक और लैंग्वेज है जो तुम्हें सीखनी चाहिए, जो तुम्हें मास्टर करनी चाहिए। वो इसकी जस्ट अपोजिट है। ये स्पेसिफिक है, वो वेग है, ये क्लियर है, वो अनक्लियर है। लेकिन वो भी लोगों की जिंदगी में मैजिक क्रिएट करती है, उससे भी लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है वो है लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। तो उन्होंने कहा कौन सी लैंग्वेज है, तो ग्रेगरी बेटसन ने उन्हें बताया कि इस लैंग्वेज को कहते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज। तो हिप्नोटिक लैंग्वेज को जानने वाला कौन है? और वो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर इतने भी पॉपुलर नहीं थे, लेकिन ग्रेगरी बेटसन उस समय थे। तो ग्रेगरी बेटसन ने कहा कि आई नो अ पर्सन जिनका नाम है डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, और वो हिप्नोथेरेपी के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे। और आज मॉडर्न हिप्नोथेरेपी वो है जो इन्होंने डेवलप की थी, यानी कि मिल्टन एरिक्सन ने डेवलप की थी। उसके नाम पे आज उसे इरेक्सिनियन हिप्नोसिस भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई विल इंट्रोड्यूस यू पीपल टू मिल्टन एरिक्सन, मैं तुम्हें मिल्टन एरिक्सन से मिलवा दूंगा, तुम उनकी चीज़ों को भी स्टडी करो, लर्न करो। तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर फिर मिल्टन एरिक्सन से मिले, उन्होंने उनके सेशंस देखे, उनके सेशंस उनकी परमिशन से रिकॉर्ड किए, फिर उनसे सवाल जवाब वो करते थे ताकि वो ये समझ सकें कि उनकी हिप्नोटिक लैंग्वेज लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक का एक एग्जाम्पल दिया, हिप्नोटिक का भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कोई पर्सन है, वो आज ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं तो इससे बाहर नहीं आ सकता। तो मिल्टन एरिक्सन उससे बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन याद करो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय तुमने ऐसी प्रॉब्लम या इससे भी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत इफिशिएंटली हैंडल किया था और सॉल्व किया था? तो वो इंसान उस मेमोरी में जाता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा याद करो उस समय तुमने क्या किया था, हाउ डिड यू सी योर सेल्फ, वॉट डिड यू फेल्ट, उस समय तुम क्या महसूस करते थे, तुम्हारे मन में क्या बातें चलती थी। और जब वो इंसान पूरी तरीके से जोन में होता था तो वो उसे एक सेंटेंस देते थे कि इफ यू कैन डू दिस एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर द सेम पर्सन, सो यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो। रिसोर्सेज आर देयर। तो एनएलपी में इसे कहते हैं कि यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज यू नीड और यू कैन क्रिएट देम। आपके पास सभी रिसोर्सेज या तो हैं या आप उन्हें क्रिएट कर सकते हो। तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने मिल्टन एरिक्सन को भी स्टडी किया। जब स्टडी किया तो वो अमेज्ड हो गए कि ये तो बहुत कमाल की लैंग्वेज है। तो एनएलपी जब डेवलप हुआ तो फिट्जपर्ल्स की गेस्टाल्ट थेरेपी, वर्जीनिया सटायर की फैमिली थेरेपी और मिल्टन एरिक्सन की हिप्नोथेरेपी, ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एनएलपी को क्रिएट किया। तो अराउंड 1976 में जो नाम है टर्म एनएलपी वो आया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आई। और बहुत मजेदार किस्सा है कि ये नाम कैसे पड़ा, जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। हुआ क्या कि रिचर्ड बैंडलर अपने रूम में बैठे हुए थे और कोई आया उनके पास और कहता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, क्या करते हो तुम? क्योंकि वो होता क्या था कि ये लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। तो न्यूरो साइंस, न्यूरोलॉजी, ये काउंसलिंग, कुछ कुछ ऐसे से करके चलता था। तो रिचर्ड बैंडलर कहते हैं कि मैं उसमें अपने रूम में बैठा हुआ था और मैंने देखा एक तरफ न्यूरोलॉजी की किताब रखी हुई थी, एक तरफ लिंग्विस्टिक्स की किताब रखी हुई थी और एक तरफ प्रोग्रामिंग की किताब रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि व्हाट आई डू इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ग्रेट, राइट। सो वहां से ये नाम जो है एनएलपी ये आ गया, क्योंकि उसके पहले तो ये नाम भी नहीं था। और जब ये नाम आया और उसके बाद, क्योंकि ये नाम जस्टिफाई करता है उस चीज को जो ये कर रहे थे एक्चुअली, तो फिर ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ और ये बहुत ज़्यादा वाइड होता चला गया, बहुत आगे बढ़ता चला गया। तो दिस इज हाउ हम समझ सकते हैं कि एनएलपी का बर्थ कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट हुई थी। और ये लगातार डेवलप होती जाती है। मतलब एनएलपी इज नॉट समथिंग कि हाँ किसी ने एक बार बना दिया था वो वैसी है। आज भी एनएलपी इवॉल्व हो रही है। मैं और आप जैसे एनएलपी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें नई लर्निंग्स मिल रही हैं, नई अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हम वो 1970s वाला ही पैटर्न आज यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे एनएलपी के, टेक्निक्स, जिसमें शायद एक टाइम लगता था चेंज करने में, उस पूरे फ्लो चार्ट को फॉलो करने में। आज हम क्रक्स समझते हैं तो चेंजेस हैपन लाइक दिस, यूं बदल जाती हैं चीज़ें। लाइक ट्रांसपोर्टेशन आज के समय में इजी हो गया, हाँ बिल्कुल, चेंज आ रहा है, तो उसी तरह से
ये थेरेपी जिसे हम साइंस कह रहे हैं उसमें भी इवोल्यूशन है। डेफिनेटली। और हो सकता है कि कल एनएलपी नया सीखने वाला पर्सन इतने अच्छे तरीके से किसी चीज को डेवलप कर ले कि आगे की दुनिया फिर उसे पढ़े। जी, राइट, ये आज भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनएलपी खुद ही कहता है कि आपके अकॉर्डिंग आप उसे डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेटली, और दूसरे उसको लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपने जो अभी कन्वर्सेशन किया उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो है कि हमने बात की कि कोई पर्सन किसी एक, जैसे अपने कार के बारे में बताया कि हम इसे देखते हैं अलग अलग नजरिए से और कभी कभी हम उसी लूप में फंसते चले जाते हैं। तो एक आम इंसान की जिंदगी में, और मुझे भी लग रहा है कि व्यूअर्स को भी ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस बात को लेकर के कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसके पास अपनी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं या उसने परसीव कर लिए हैं या एक्चुअल में है, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर वो वाकई में है तो कैसे वो अपने आप को उनसे निकाल सकता है। कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं हम चीजों को, हमें करना बहुत कुछ है लेकिन स्टेप नहीं लेना, हम गिल्ट में फंस जाते हैं अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इन चीजों से किस तरह से निकल सकते हैं और एनएलपी उसमें कैसे हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम इन चीज़ों को देखें ना तो ये सारे चैलेंजेस सबसे पहले तो सॉल्व किए जा सकते हैं। राइट, एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पिलर्स ऑफ एनएलपी। तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि लोगों की जिंदगी में एनएलपी का फर्स्ट पिलर ही गायब है। मतलब सबसे पहली संतुष्टि तो ये है कि ये सॉल्व किए जा सकते हैं। डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है एनएलपी का, या एनएलपी में पिलर्स ऑफ एनएलपी की हम बात करते हैं, तो कहते हैं फर्स्ट पिलर इज यू, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी आज जैसी भी है, अगर आप उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा भी देंगे तो भी आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मेरी इस प्रॉब्लम के लिए सामने वाला पर्सन जिम्मेदार है, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं है। एक्चुअली आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ठीक है, हो सकता है आपकी जिंदगी में आज जो चैलेंजेस हैं वो दूसरों की वजह से हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने की, उससे ओवरकम करने की जिम्मेदारी तो आपकी पर्सनल है, वो तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पिलर ऑफ एनएलपी इज यू। और कई बार लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो वो कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरी जिंदगी आज खराब है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे छोड़ के पूरी दुनिया। इसके लिए मेरा लाइफ पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मेरे पड़ोसी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कंट्री में जो पार्टी रूल कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम जिम्मेदारी लेते नहीं, हम जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं। इवन लोग इतना अंदर तक बैठ जाते हैं, छुपा लेते हैं अपने आप को कि सारी दुनिया अगर ठीक हो जाती तो मैं बहुत कुछ कर पाता या कर पाती। जो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप बोले मेरे पैर में कांटा ना चुभे, उसके लिए मैं पूरी धरती को कारपेट से कवर करवा दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चप्पल पहन लो भाई। ज्यादा इजी सॉल्यूशन है। राइट। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर हम ब्लेम डालते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। अब सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि क्या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, तो सबसे जो पहली चीज है वो है एनएलपी का फर्स्ट पिलर, दैट मीन्स यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे तो दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम के लिए, चलो रियलिस्टिक भी हो कि आपकी इस प्रॉब्लम के लिए कोई सामने वाला पर्सन जिम्मेदार है, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बदलना किसे पड़ेगा? सामने वाले को। और क्या उसे बदलना आपके हाथ में है? नहीं है। हम खुद अपने आप को तो आसानी से बदल नहीं पाते, फिर सामने वाले को कैसे बदलेंगे? राइट। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ये समझना है कि जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, तभी हमारी जिंदगी में चीजें चेंज होंगी। अब बात ये आती है कि ये जिम्मेदारी लेने के बाद हम करेंगे क्या, कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में चीजों को। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि हम अपने चैलेंजेस में, अपने प्रॉब्लम्स में इतने स्टक हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन नहीं नजर आता। राइट। तो मैं एक बहुत प्यारा और इफेक्टिव टूल देता हूं आपको। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है, हमारे पास किसी दोस्त का फोन आता है या किसी रिलेटिव का कॉल आता है जो किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किसी चैलेंज में फंसा हुआ है और परेशान है, और वो हमसे सॉल्यूशन मांगता है। फिर हम एकदम ज्ञानी बाबा की तरह उसे ऐसा सॉल्यूशन देते हैं कि वो कहता है कि यार तुम्हें कितनी नॉलेज है, मैंने ये प्रॉब्लम तुमसे पहले डिस्कस क्यों नहीं कर ली। We also feel proud. हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जो ज्ञानी बाबा बन के सॉल्यूशन दे रहे थे, ये ज्ञानी बाबा वाला जो काम है ये हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। जब हमारी जिंदगी में खुद चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें दूसरों की प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन दिख रहा था, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखता।
तो एनएलपी जो साइंस है वो ये कहता है अगर आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे तो इसका मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। दूसरे की प्रॉब्लम में कुछ ऐसा है, यानी आपकी न्यूरोलॉजी में कुछ ऐसा है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम में तो सजेशन दे पा रहे हैं, सॉल्यूशन सोच पा रहे हैं, खुद के चैलेंजेस में, खुद की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहे। तो ये इसके पीछे जब रिसर्च की गई, यानी एनएलपी को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया, तो पता चला इसके पीछे रीज़न है एसोसिएटेड एंड डिसएसोसिएटेड स्टेट। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यू आर द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग दैट प्रॉब्लम, दैट चैलेंज। तो उस समय आप एसोसिएटेड स्टेट में हैं, क्योंकि दर्द भी आपको हो रहा है, चोट भी आपको पहुंच पर रही है, आप उस प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं पूरी तरीके से। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और बगल में भी एक कार है जो ड्राइव हो रही है, आप हाईवे पे हैं, जो बगल वाली कार है उसका ब्रेक फेल हो गया अगर, तो उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, लेकिन हम उसके बगल में ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे माइंड में 100 सॉल्यूशंस आते हैं। ये कर लेना चाहिए, गियर लगा दो, चाबी ऑफ कर दो, रेत में उतार दो गाड़ी को, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उस जो अप्स एंड डाउन्स है इमोशंस के, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम अपने प्रॉब्लम्स में एसोसिएट करेंगे तो हम फील करेंगे, डिसएसोसिएट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम खुद की जिंदगी के प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर दें, जैसे मैं एनएलपी में लोगों को हेल्प करता हूं तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में जो चैलेंज चल रहा है, जस्ट इमेजिन कि ये चैलेंज आपकी जिंदगी के अंदर चलने की बजाय आप उसको एक स्क्रीन पे देखो। इमेजिन करें कि सामने एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आपकी जिंदगी की वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड है, वो आपको वीडियो की तरह दिखाई दे रहा है, उसमें आप खुद को भी देख रहे हैं। अब आप एज एन ऑब्जर्वर सोचिए कि इस इंसान को मुझे क्या सजेशन देना चाहिए। अब आपको वो सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे जो आपको पहले नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि अब आप डिसएसोसिएट हो गए, अब आप अलग हो गए। तो अपनी जिंदगी में हम अपने चैलेंजेस को अगर डिसएसोसिएट होकर देखें तो हम ज्यादा विजडम के साथ काम कर पाएंगे, ज्यादा सॉल्यूशन समझ आएंगे। तो ऐसी बहुत बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इस तरह के अपने ज़िंदगी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा विजडम के साथ फंक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर एक्शंस ले सकते हैं, राइट? ओके, तो सबसे बड़ी मज़े की बात ये हुई कि हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, हमें वो टेक्निक सीखनी है बस। बिल्कुल, थ्रू द एनएलपी ये हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। अभी तक की जो कन्वर्सेशन में हमने बात की है कम्युनिकेशन को लेकर के, और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह चल रहा है। अभी आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, हर तरीके से। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, हम सिर्फ ये मानने लगे हैं कि हमें प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत है, जबकि ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों से कहना चाह रहे होते हैं, हम कह कुछ और रहे होते हैं, वो कुछ और समझ रहे होते हैं, या वो समझ रहे होते हैं जो हम नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल। कई बार हमारे रिलेशंस में भी इस तरह से इशू आते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जो एक आम इंसान को भी जानना बहुत जरूरी है कि एनएलपी उसमें कैसे मुझे हेल्प करेगा ताकि मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकूं। प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल समझते हैं। एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, राइट? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें तो हम इसे वार्तालाप कह सकते हैं, और वैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरे मन में जो थॉट है, जो बात है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं और वो वैसे का वैसे पहुंच जाए जैसा मैं समझ रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। वरना मैंने कहा कुछ और, आपने समझा कुछ और, राइट? तो क्या होता है कि इसे एनएलपी में एक प्री सपोजिशन है, उसमें हम कहते हैं द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू इंटेंड बट द रिस्पॉन्स यू गेट। यानी कि आपके कम्युनिकेशन का वो मतलब नहीं है जो सिर्फ आप कह रहे हो या आप बोल रहे हो। आपके कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि सामने वाला क्या समझ रहा है। आपने जो कहा उसने उसको वही मीनिंग लेके समझा या कुछ और ही समझ लिया, और ज्यादातर लोग कुछ और ही समझ लेते हैं, राइट? तो जब कुछ और समझ लेते हैं तो होता क्या है कि फिर उनका बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्स, सब कुछ अलग तरीके से आता है। तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत प्रोफेशनल दुनिया में तो है ही, साथ के साथ हमारी जो फैमिली लाइफ है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। और मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि कम्युनिकेशन दो तरह का है। एक है खुद के साथ कम्युनिकेशन और एक है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन। अब दूसरे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। ये दोनों ही कम्युनिकेशन की मास्टरी करने की ज़रूरत है। हम कम्युनिकेशन में एफर्ट तो लगाते हैं, लेकिन कई बार उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते जो रिजल्ट हम पहुंचना चाहते हैं, राइट?
कई बार आप किसी को फील कराना चाहते हैं कि यू रियली लव दैट पर्सन, आप उसको प्यार करते हैं लेकिन उसको नहीं लगता, तो आप सच में फील भी कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन मे बी वो वे नहीं है जी, तो क्यों उसे समझ नहीं आ रहा। इसका एक मजेदार एग्जांपल दूं आपको, बिल्कुल सर। राइट। तो एनएलपी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। ओके, तो क्या होता है कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के होते हैं। कुछ लोग विजुअल डोमिनेंट होते हैं, यानी उनके माइंड की दुनिया चित्रों में चलती है, विजुअल्स में चलती है, राइट। आम भाषा में अगर इसे समझेंगे तो कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो कम्युनिकेशन करते हैं, जब वो बातें करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहे होते हैं जो उनके मन में मूवी की तरह चल रही है। यानी वो अगर कोई चीज एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि मैं ताजमहल देखने गया था, तो उनके माइंड में पूरी मूवी चल रही है, वो उस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि इनका जो डोमिनेंट मोड है या इनका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है वो विजुअल ज्यादा है, राइट। विजुअल ज्यादा है, ऐसा नहीं है कोई सिर्फ विजुअल होता है, जी, सिर्फ ऑडिटरी होता है या सिर्फ काइनेस्थेटिक होता है, हर इंसान तीनों है, कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई राइट। एक डोमिनेंट। हाँ, जनरली जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों है मेरे पास, हो सकता है मेरा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड हो सकता है मेरा डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड हो, दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा यूज नहीं कर रहा मैं, राइट। तो कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी लोग वो होते हैं जिनके मन में जो बातें हैं, जो साउंड्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। किसी ने क्या कहा, किस टोन ऑफ वॉइस में कहा, उनके मन में ज्यादा बातों की प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी विजुअल्स की भी प्रायोरिटी है लेकिन बातों की ज्यादा है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी जो प्रायोरिटी होती है वो काइनेस्थेटिक होते हैं ज्यादा, यानी कि फीलिंग वाले होते हैं। तो उनको फिजिकल टच जो है वो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। अगर जरा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो सबसे पहले काइनेस्थेटिक को पता चलेगा, यार ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। मतलब हमें हो सकता है कि अगर मैं विजुअल हूँ या ऑडिटरी हूँ ज्यादा, तो मुझे उतना जल्दी मैं नोटिस नहीं कर पाऊँ, काइनेस्थेटिक बहुत जल्दी नोटिस कर लेगा। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी पर्सन को कह रहे हैं कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो पर्सन ऑडिटरी है तो हो सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस्ड है, ओके। लेकिन अगर विजुअल है तो कहेगा दिखता तो है नहीं कि तुम मुझे प्यार करते हो। अच्छा, दिखता नहीं है। ओके, राइट। क्लियर हो रही है चीजें। जी। अगर वो काइनेस्थेटिक है तो कहेगा तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुमने मुझे फील कराया कभी कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो, क्योंकि उसको जादू की झप्पी चाहिए। उसको कम से कम दिन में 10-20 बार हग करोगे आप, तब जाकर उसे फील होगा। रिलेशनशिप का तो बहुत बड़ा इशू है ये, हाँ, हस्बैंड वाइफ रिलेशन का खास तौर से। बिल्कुल। वो कई बार एक जोक हम कहते हैं ना कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। देखो अपनी अलमीरा खोल के, इतने सारे कलरफुल ड्रेसेस हैं, मैं अभी तुम्हें घुमाने लेके गया था, कितनी खूबसूरत जगह थी, है ना, इतना अच्छा नीला आसमान, नीला समंदर, इतनी खूबसूरत जगह। अभी मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, उसका रैपर भी कितना प्यारा था। तो वाइफ कहती है रैपर खाया जाता है क्या, ये कलरफुल ड्रेसेस हैं तो उससे क्या कर लूं। कितने दिन हो गए तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। क्योंकि अगर वो ऑडिटरी है तो उसको सुनने के लिए चाहिए कि आप उसे कहो भी। फिर लोग कहते हैं अच्छा सर, अगर ऐसा है तो शादी के पहले सब ठीक क्यों था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना कि शादी के पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, हाँ, अभी ऐसा क्या हो गया। हाँ, तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि शादी के पहले आप अच्छा अच्छा दिखाते हो, अच्छा अच्छा सुनाते हो, अच्छा अच्छा फील कराते हो, उसके बाद अपनी औकात पे आ जाते हो। यानी कि उसके बाद आप उस मोड में एंटर कर जाते हैं जो आपका डोमिनेंट मोड है। अगर आप विजुअल हैं तो आप सोचेंगे मैं दिखा दूं कि मैं कितना प्यार करता हूं। आप ऑडिटरी हैं तो आप सोचेंगे मैं सुना दूं कि मैं कितना प्यार करता हूं। आप काइनेस्थेटिक है तो आप गले लगा के बैठे रहेंगे 24 घंटे। और अगर अगला विजुअल है कि यार तुम दूर रह के बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको नहीं समझ आता। तो कम्युनिकेशन में हर चीज का रोल है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कई बार दो अच्छे लोग भी अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते क्योंकि उनके मोड्स डिफरेंट है। डिफरेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, खराब बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये पर्सन ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसका मोड डिफरेंट है। सर, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें ये समझने की फुर्सत ही नहीं है कि चैलेंज वो कहाँ है। एग्जैक्टली। और हम क्या करते हैं ना, मैं कई बार कहता हूं कि ह्यूमंस आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स। हम सब क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं किसी भी घटना को मतलब देने का। इसने मुझे इतने दिनों से आई लव यू नहीं कहा, ये मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए ये मुझे घुमाने के लिए लेके नहीं गया, मतलब वो रूल्स बना देते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आर यू इन अ रिलेशनशिप और यू आर इन अ बिजनेस जिसमें आप ट्रांजैक्शन पे डिपेंड कर रहे हो हमेशा।
कि ऐसा किया तो प्यार है, ऐसा किया तो प्यार नहीं है, राइट? तो ये मैं एक कैटेगरी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन में। तो विद कम्युनिकेशन विद अदर्स हमें कई बार समझना पड़ता है कि सामने वाला किस मोड का है। अगर आपको ये नहीं पता तो एटलीस्ट आप तीनों मोड्स में कम्युनिकेशन करना सीखो। जी। आप लोगों को दिखाओ भी, आप उन्हें सुनाओ भी, आप उन्हें महसूस भी कराओ, तब जाके वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। और ये एनएलपी के थ्रू सीखा जा सकता है। डेफिनेटली सीखा जा सकता है, अपने आप को डेवलप किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर्स हैं, राइट, आज हमारे कंट्री में भी हैं ऐसे इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर्स या लीडर्स जिन्हें कोई पसंद करता हो या ना पसंद करता हो, ये अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया आज उनको सुन रही है। क्यों सुन रही है? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आप कभी भी डिटेल में सुन लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो दुनिया के जितने भी लोग हैं जो बहुत बड़े कम्युनिकेटर हुए हैं, वो सब इस लैंग्वेज को ज़रूर मास्टर करते हैं, डेवलप करते हैं कि वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर सकें जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक तीनों तरह के लोग इंगेज हो सकें, राइट? तो कम्युनिकेशन में ये मैंने बताया अदर्स के साथ कम्युनिकेशन, और ऐसी एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेटा प्रोग्राम्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी में कि हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली किन चीज़ों के लिए इंक्लाइंड होगा। आप उस तरह से बात करेंगे तो इफेक्ट अलग होगा, डिफरेंट तरीके से बात करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। जैसे कुछ लोगों के मन में हमेशा चलता रहा मुझे क्या मिलेगा। अगर आप उनसे बात करेंगे और आप उनको ये दिखा पाएंगे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तब वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन आप अगर उसे ये नहीं दिखा पा रहे तो वो उसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ में सोचो कितनी काम की चीज़ है ये। बिल्कुल सर, पर्सनल प्रोफेशनल कितने सारे इश्यूज हम इससे, मतलब अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका बॉस के साथ भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आप खुद ही चीजों को लेके परेशान हो रहे हैं, अपने आप से भी जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बच्चों के साथ है, स्कूल में है, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हम इससे कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब मैंने दूसरी जो चीज़ कही थी कि कम्युनिकेशन मेरे अकॉर्डिंग दो तरह का, एक है अदर्स के साथ, एक है सेल्फ के साथ। और इसमें मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा, बहुत मुझे पावरफुल लगता है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन, मोस्टली विथ whom? विथ योर सेल्फ। यानी आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। वो कम्युनिकेशन जो आप किसके साथ कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया अगर आपको कह रही है कि तुम ये नहीं कर सकते तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपने आप को ये कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, तो आपके दिमाग के लिए वो एक कमांड है, आपका माइंड उसे रिसीव कर लेगा, उसे मान लेगा और फिर करने नहीं देगा। लेकिन सर होता क्या है कि हम तो ये मान लेते हैं ना कि मैंने अगर ऐसा बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, अब ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि शिप है ना, शिप, नाव, वो समुद्र में है, बहुत सारा पानी है लेकिन नाव के बाहर है जी। लेकिन उसमें से थोड़ा पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो क्या करेगा, नाव को डुबा देगा। इन द सेम वे आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी के समंदर में भी हों, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी बाहर है तो आपको फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अंदर आ गई तो आपकी नैया डुबा देगा। मतलब किसी और ने नहीं, वो कहते हैं ना, नाव की खुद की ही जो अंदर होल हुआ उसके थ्रू उसकी पूरी। बिल्कुल, यानी अगर आप ऐसे समझो, हम खुद से नेगेटिव अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से कोई बात करते हैं, माइंड हमारा दो बेसिक लेवल पे काम करता है। मतलब दुनिया ऐसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहती है, एनएलपी में हम सबकॉन्शियस को ही अनकॉन्शियस कह देते हैं, या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के कॉम्बिनेशन को अनकॉन्शियस कह देते हैं। अब आप ऐसे समझो, कॉन्शियस का मतलब होता है लॉजिक और अनकॉन्शियस का मतलब होता है वो जहां से हम कहते हैं इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है एक्शन लेने की, रिजल्ट्स क्रिएट करने की। तो होता क्या है कि जब आप अपने आप से कोई बात कहते हैं, जैसे सपोज करो कि सामने वाला पर्सन मुझे कुछ नेगेटिव कह रहा है, तो मैं एक बार कह सकता हूँ अरे यार ये ऐसा वो सोचता है, राइट, या उसे क्या पता। कई बार हम कहते हैं ना तुम्हें क्या पता। तो इसका मतलब सामने से जब कोई कुछ कहता है तो हमारा लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो कई बार उसे नलिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। लेकिन जब मैं ही कह रहा हूँ, मैं का मतलब मैं कॉन्शियसली ही ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे बस का नहीं है या मेरे से नहीं होगा, तो रोकने वाला ही जब ये बात कह रहा है तो बचाएगा कौन? फिर ये बात सीधे जाएगी अनकॉन्शियस में, या जिसे सबकॉन्शियस कहती है दुनिया, सबकॉन्शियस में, और उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और आप अपने जिंदगी में वो ही करते हैं जो आपके माइंड में प्रोग्राम्ड पड़ा हुआ है। कॉन्शियस अवेयरनेस से फर्क नहीं पड़ता। हर सिगरेट पीने वाले को पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए।
हर इस ड्रिंकिंग करने वाले को पता है कि ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हर इंसान जो अभी अपनी फैमिली में लड़ाई करके आ रहा है उसे भी पता है शांति से रहना चाहिए। तो ये जो जिसे पता है वो माइंड का कॉन्शियस लेवल है, और आप जो कर रहे हो वो माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे प्रोग्राम्ड पड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियसली अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, मैच्योर करते रहते हैं। वो तो अभी भी पता है, गुस्सा कर लेने के बाद, बहस कर लेने के बाद याद आता है कि नहीं करनी थी, नहीं करनी चाहिए, सही बात है ना। उस समय नहीं याद आता क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे था। सब कॉन्शियस में तो प्रोग्रामिंग अभी भी वही पड़ी हुई है, रिएक्ट करने की। तो इसी वजह से हमें अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। तो खुद से कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो आपका माइंड बहुत तेजी से प्रोग्राम होता है। इसीलिए सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। आप खुद से क्या बातें करते हैं, क्योंकि जो आप खुद से बातें कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपको। मतलब इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कहते हैं कि लोहे को कुछ और नहीं खराब करता, उसका खुद का ही जो रस्ट है उसको खराब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी, मतलब आपने अंडरस्टैंड, बहुत ही क्लियरली आपने ये चीज़ें हमें समझाई है। अब जो अगला सवाल है सर, आपने, आपका जो टाइम है बहुत लंबा टाइम, 15 साल NLP को दिया है, और आपने इसे तब से सीखना शुरू किया तब आप एक स्टूडेंट रहे हैं। बिल्कुल। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्लास 12th पास आउट हो रहे होंगे, 17-18 की एज में होंगे, वो भी NLP को एज अपना करियर देख रहे होंगे, या कोई फिर से अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा है कि मुझे ऐसी चीजों के आंसर चाहिए जो मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। तो NLP को क्या एक करियर की तरह ऑप्शन रखा जा सकता है, और किस तरह से हमारी लाइफ को आगे डिजाइन कर सकता है, और इसमें क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इस सवाल के आंसर से बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिले, जैसे कहते हैं क्रिस्टल क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली ये क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि NLP को क्या एज अ करियर लेना चाहिए। तो अगर इसका वन वर्ड आंसर कहूं तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है वो समझने की जरूरत है। देखिए, NLP जरूर सीखनी चाहिए, करियर की तरह किसको लेनी चाहिए वो डिफाइन मैं करूंगा तो आपको समझ आएगा। एक्चुअली आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने 16, 17 या 18 ईयर्स के एज की बात की, उसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं कहता हूं कि आज वो लोग हैं जो ग्रोन अप हैं, जो अपने किसी किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, या मे बी होम मेकर हैं, कुछ भी हैं। तो उन लोगों के लिए NLP क्या करेगा पहले ये समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, तो जब मैं NLP लोगों को सिखाता हूं तो मैं कहता हूं आपके पास ऑलरेडी किसी चीज़ की नॉलेज है, स्किल है। हो सकता है आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि आप एक डॉक्टर हैं, हो सकता है आप एक टीचर हैं, हो सकता है कि आप में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपके पास ऑलरेडी जो स्किल है, आप NLP सीख के उस स्किल के साथ NLP को कंबाइन कर लीजिए। नाउ यू विल बिकम यूनिक इन योर फील्ड, क्योंकि लोगों को उस पर्टिकुलर फील्ड की तो जानकारी है या उसकी स्किल्स हैं। NLP की स्किल्स बहुत कम लोगों के पास हैं। सर्टिफिकेट लेके बहुत लोग घूम रहे हैं। सर्टिफिकेट इज नॉट योर स्किल, राइट? क्योंकि आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम के कंप्लीशन पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट ये नहीं डिफाइन करता। अगर मुझे अपनी कोई सर्जरी करानी हो तो मैं ये नहीं पूछूंगा ना कि कौन से डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट है, उससे सर्जरी करा लेता हूँ। मैं ये पूछूंगा किसने सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, राइट? तो होता क्या है कि आपकी स्किल ही आपका सर्टिफिकेट है मेनली। तो सर्टिफिकेट लेके बहुत लोग घूम रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपके पास स्किल है, अगर नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तो आपके पास जो ऑलरेडी है उसके साथ आप NLP को कंबाइन करेंगे तो यू विल बिकम यूनिक इन योर फील्ड। अगर एक डॉक्टर NLP को अच्छे तरीके से सीख ले तो वो अपने पेशेंट्स की हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन से ही लोगों की आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। दवा तो बाद में काम करती है। हम डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, बाहर आते हैं, 50% ठीक हो चुके रहते हैं। फिर बाद में तो वो जो मेडिसिन लिखी होती हैं वो तो बाद में लेते हैं, राइट? कई बार घरों में भी देखा है ना हमने कि वो तो डॉक्टर के पास जाने से ही वो ठीक हो जाओगे। हाँ, तो कई लोग कहते हैं वो डॉक्टर के नाम के पैसे रखे थे, जब वो पे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो होता क्या है, ऐसे ही आप कुछ भी और कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, आपको NLP की अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी टीम को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, अगर कोई आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। आपको खुद की क्लैरिटी होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं और आप NLP लर्न करते हैं तो प्रोफेशनली भी आप ग्रो करेंगे, पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने लगेंगे।
आपके खुद के मन में जो सैकड़ों सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा कैसे करें, ये सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं और खुद से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो यू बिकम योर बेटर वर्जन। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है ये चीज़ कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अभी 17-18 की एज में है, या वो अपना करियर बनाना चाहता है, अभी उसने ग्रेजुएशन किया है, वो एनएलपी की दुनिया को देख रहा है, ट्रेनिंग के फील्ड को देख रहा है और वो इसमें करियर बनाना चाहता है, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट लेवल में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कुछ है, उसके साथ एनएलपी को कंबाइन करिए, आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, फास्ट ग्रो करेंगे, राइट? तो अब ये समझते हैं कि किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका जो कहते हैं ना कि इनबॉर्न उसका इंक्लिनेशन लोगों को हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, उनके प्रॉब्लम्स से उनको बाहर लाना, अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड रहा है सारी ज़िंदगी, आपका इस तरह का इंक्लिनेशन है, और फिर अगर आप एनएलपी को सीखते हैं तो आप एनएलपी को लर्न करके एक ट्रेनर, एक काउंसलर, एक कोच बन सकते हैं और आप इस फील्ड में बहुत बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब जब मैंने अपने फादर को एग्जाम्पल दिया था, रेफरेंस दिया था कि एनएलपी मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस से 2005 टू 2009। अब एक ऐसा पर्सन जो इंजीनियरिंग किया हो, जिसने अभी अभी कंप्यूटर साइंस से किया हो, और फादर मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ एक पर्सन जो उस प्रोफेशनल एजुकेशन को कर रहा है, जिसके बाद पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि अब ये जॉब में जाएगा, अब इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, और जिसका कुछ अता पता नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स हैं, जॉब में हैं। अगर मैं अपनी क्लोज फैमिली में बात करूं तो मैक्सिमम मेरे ब्रदर इंजीनियर, मेरे फादर इंजीनियर, मेरे दोनों जीजा जी इंजीनियर, राइट? तो सब इंजीनियर्स हैं। मतलब गांव में चाचा लोग हैं, वो लोग अलग अलग वर्क करते हैं, वो बात अलग है। तो क्या है कि वही मैंने चारों तरफ देखा था, बचपन से अपब्रिंगिंग भी उसी थॉट प्रोसेस में हुई थी। वहां से मैं निकल के ये कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे ट्रेनिंग के फील्ड में जाना है, जिसका पता भी नहीं, क्योंकि वाराणसी मेरा होम टाउन है और उस समय तो इंडिया में सर इतनी जानकारी भी नहीं, हाँ, एक्सपोजर ही नहीं था ना उतना। मतलब मुझे बीटेक करने के पहले तक, बीटेक में एडमिशन लेने के पहले तक ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग फील्ड जैसा कोई फील्ड भी होता है। मुझे यही पता था कि हाँ, कुछ कंपनीज में ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस की ट्रेनिंग देता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लीडर्स होते हैं, वो अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं। मुझे ये नहीं पता था ये कोई फील्ड भी होता है, प्रोफेशन भी होता है, कि लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, राइट? वो तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, मतलब गाजियाबाद, दिल्ली आने के बाद पता चला, एनसीआर में। तो क्या है कि फिर जब मैंने अपने फादर को रेफरेंस दिया तो मैंने कहा, देखिए, इस फील्ड में एक ऐसे पर्सन है जिसके पास अपना खुद का आइलैंड है। उनका नाम है एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स। यानी अगर मैं हायर मार्क की बात करूं तो इस फील्ड में इतना भी पोटेंशियल है कि एक इंसान अपना खुद का आइलैंड खरीद सकता है, खुद का जेट खरीद सकता है। एंथनी रॉबिन्स के पास है, राइट? तो मैंने कहा कि यानी पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है, और एक बहुत अच्छे लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई वही कर लेगा या हर किसी का वो टारगेट ही है। मेरा टारगेट वो नहीं है कि मैं एक आइलैंड खरीद लूँ या मैं एक प्राइवेट जेट खरीद लूँ, वो मेरा आउटकम नहीं है, मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है। तो इस फील्ड में अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इफ़ यू एक्चुअली मास्टर योर स्किल्स। अगर आप अपने स्किल्स की मास्टरी डेवलप कर लेते हैं, अगर आप सच में स्किल्ड हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोच कर सकते हैं, राइट? मतलब जब मैंने इस फील्ड में अपने आप को डेवलप किया, मैं बहुत कम लोगों को कोच करता हूँ, बट यूजुअली जब मैं लोगों को कोच करता हूँ तो दे पे 7 लाख रुपीज़ फॉर अ ईयर, जिसमें अराउंड 12 सेशंस होते हैं। तो दैट मीन्स कितना कुछ हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आपके पास नॉलेज है और आप इंक्लाइंड हैं और आप क्विट नहीं करने वाले, सबसे बड़ी बात। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे शुरू के कुछ साल जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, क्योंकि पहली बात तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था इसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। आज मैं सिखाता हूँ, आप मेरे ट्रेनर प्रोग्राम में आप जानते हैं, आज मैं सिखाता हूँ लोगों को
कि कैसे आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेनर, काउंसलर या कोच बना सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन मुझे वो स्ट्रैटेजी डिस्कवर करनी पड़ी थी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो ये वैसा ही है कि मैं हर रास्ते पे चल के देखता था, अच्छा ये भी डेड एंड है, फिर वापस आ गए, फिर हिम्मत इकट्ठी की, फिर नई शुरुआत की। तो अगर आप सच में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, आपका इंटरेस्ट है और आप राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग देके आपको छोड़ दिया गया, बल्कि आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको आगे बढ़ने में मदद की गई, आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, तो आप इस फील्ड में स्टैब्लिश हो सकते हैं और बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। लेकिन ये आपके अंदर ये इंक्लिनेशन होना चाहिए तभी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इस वजह से कि टोनी रॉबिन्स के पास आइलैंड है, एरोप्लेन है, तो ये चीज दुनिया के हर फील्ड में काम करती है। दुनिया के हर फील्ड में 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो अपने टॉप पे चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान जो उस फील्ड में जाएगा वो टॉप पे ही पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी अगेन आपको खुद को लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, पोटेंशियल पूरा है। मतलब एक ऐसी बात है ना कि क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे खेलना पसंद नहीं है और मैं बोलूँ नहीं मैं इसमें इसलिए करियर बनाऊंगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन अगर मेरा इंक्लिनेशन नहीं है तो मैं क्रिकेट से वो पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन शायद किसी और फील्ड में जाके कर सकता हूँ, सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। सर आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत आसान शब्दों में और बहुत फैक्ट्स के साथ में ये चीज़ व्यूअर्स के सामने रख दी है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या किया जा सकता है और क्यों ऑप्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सर अगर कोई ऑलरेडी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, काउंसलर की तरह, कोच की तरह से काम कर रहा है, एज अ हीलर वर्क कर रहा है, वहां पर एनएलपी किस तरह से हेल्प करने वाली है? बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी तरह की हीलिंग की बात करते हैं, राइट, जब भी हम किसी भी ऐसी फील्ड की बात करते हैं जिसको ऑकल्ट साइंस कहते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जहाँ पे सामने वाले की ज़िंदगी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई रेकी हीलर है, कोई प्राणिक हीलर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई ग्राफोलॉजिस्ट है, राइट, और बहुत बहुत सारे एन नंबर ऑफ फील्ड्स, जितनी भी सब मॉडलिटीज़ होती हैं, आपको हर फील्ड का कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा एनएलपी फैमिली में, एनएलपी कम्युनिटी में। तो वो सभी का जो कहना है वो ये है कि एनएलपी लर्न करने के बाद हमारी ग्रोथ ज़्यादा हुई, हम अपनी फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, हम अपनी फील्ड में ज़्यादा अर्न करने लगे, हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगे। क्योंकि एनएलपी इन सारी चीज़ों को तो नहीं सिखाती, लेकिन एनएलपी ये सिखाती है कि माइंड कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जब आप किसी भी ऐसी सब मोडालिटी में हैं, चाहे आप किसी को कोई भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का कोई सॉल्यूशन दे रहे हो या आप एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हो, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें काम करती हैं आपके माइंड के ऊपर, आपके परसेप्शन के ऊपर। तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली कोर में क्या बदलना है और कैसे बदलना है, माइंड के अंदर कोई फाइल है, वो फाइल एक्चुअली क्या है और उसे कैसे बदलते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि उसे एनएलपी टेक्निक का नाम लेके चेंज करें, आप उसे किसी भी सब मोडालिटी को यूज़ करके, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर हीलिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके आप उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ये पता है कि ये चेंज क्रिएट कर कहाँ रही है, कैसे कर रही है, तो आप इसे बहुत इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के जो ट्रेनर्स हैं, उनके कॉल्स आते हैं और वो ये कहते हैं, सर हम ये टेक्निक कराते हैं लेकिन सच में पता नहीं है कि ये काम करती भी है या नहीं करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एनएलपी अगर अच्छे तरीके से सीख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी टेक्निक काम करेगी और कौन सी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस टेक्निक का, उस कॉन्सेप्ट का, चाहे आप दुनिया की किसी भी साइंस को यूज़ कर रहे हो, उसका बाहर की दुनिया में असर होता होगा, लेकिन आपके मन के अंदर की दुनिया पे क्या असर पड़ेगा ये क्लैरिटी आपको एनएलपी दे देता है। तो आप किसी को कोई हीलिंग करा रहे हैं, आपको ये पता चल गया कि इससे इसका बिलीफ बदल जाएगा, इससे इसका थॉट प्रोसेस या पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, तो आपको पता है कि ये टेक्निक इस वे में वर्क करेगी। तो आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी और हीलिंग मोडालिटी में काम करते हैं तो एनएलपी आपके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तो आपके रिजल्ट्स को बढ़ा देगा, आपको इन्हांस कर देगा, ग्रो कर देगा। साथ साथ क्या होता है, एनएलपी के डेफिनेशन पे हमने बात की थी कि एनएलपी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो जब आपको कम्युनिकेशन करना आ गया, जब आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना आ गया, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट्स तक पहुंचा सकते हैं।
राइट क्योंकि आपने उनको कोई सॉल्यूशन दिया और उनको ये फीलिंग आ गई कि यस दिस सॉल्यूशन विल वर्क फॉर मी, तो उनके रिजल्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। तो एनएलपी को कंबाइन करके ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब प्रिंट में अगर कुछ चेंज करना है तो प्रिंटर नहीं बदलना है, हाँ, कमांड को चेंज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, ओके सर। अभी आपने जैसे एक वर्ड यूज किया इन्फ्लुएंस, और अभी हमारे कम्युनिकेशन में ही लव का भी एक वर्ड आया। हिप्नोसिस भी एक साइंस है, हिप्नोसिस के बारे में बात होती है। तो हिप्नोसिस और एनएलपी किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या अलग है इनमें? और हिप्नोसिस को लेकर के एक मिसकंसेप्शन हमारा जो रहता है कि चाहे वो रिलेशंस की बात हो, चाहे हम अपने वर्क प्रोफाइल में बात करें कि मैं हिप्नोसिस सीख लूं, सामने वाले को मैं हिप्नोटाइज कर लूंगा। और कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल ये डर भी रहता है कि सामने वाला कहीं हमें हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहा, हम क्यों इसकी बातें मानने लग रहे हैं। तो प्लीज उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए और वो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरा हिप्नोसिस में बचपन से इंटरेस्ट है। मैंने पहली बुक जो पढ़ी थी हिप्नोसिस के ऊपर वो क्लास 7th में पढ़ी थी, राइट। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको मैं आज भी एक्सप्लोर करता हूँ। हाँ, अब एक्सप्लोर कर करके मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि जितना मुझे जानना था, जितना मुझे समझना था वो मैंने समझ लिया। तो अब मैं अपना टाइम और एनर्जी एनएलपी पे ज्यादा लगाता हूँ, राइट। मजा भी आता था ना पेंडुलम लेकर। हाँ राइट कि पेंडुलम ऐसे घुमाएंगे और आंखें बंद हो जाएंगी, लोग सो जाएंगे, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, राइट, ऐसे हो जाता है जी। तो समझते हैं एक्चुअली हिप्नोसिस के साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि हमने हिप्नोसिस को या लोगों ने हिप्नोसिस को जो समझा है ना वो साइंस के फॉर्म में नहीं समझा है। मैं आपको बहुत गहरी बातें बताता हूँ, इससे मैक्सिमम लोगों की हिप्नोसिस को लेके जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो जाएगी जी, राइट। लोग नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो हिप्नोसिस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हिप्नोसिस ज़्यादा समझना चाहता था, पढ़ना चाहता था। उसके बावजूद भी मैंने जो शुरुआत की थी वो उन्हीं मिसकॉन्सेप्शंस के साथ की थी कि किसी की आंखों में देखेंगे वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, फिर हम जो बोलेंगे वो इंसान वही करेगा, राइट। तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी और ये सारी चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट हुई थी मेरी भी। फिर मैंने हिप्नोसिस को पढ़ना शुरू किया। तो 2 वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हिप्नोसिस जिसे हिंदी में हम सम्मोहन कहते हैं, और एक वर्ड होता है वशीकरण। ज्यादातर लोग सम्मोहन को नहीं जानते, वो वशीकरण को जानते हैं। उन्होंने वशीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स सुने हैं, कुछ कहानियां सुनी हैं और वो उसे सम्मोहन समझते हैं। तो सम्मोहन और वशीकरण दोनों एक ही चीज नहीं है, राइट। तो क्या होता है कि एक्चुअली लोग, सबसे पहले मैं उन मिसकॉन्सेप्शंस की बात करता हूँ जो लोगों के पास हैं। तो लोगों के पास मिसकॉन्सेप्शन क्या है आजकल? लोग बहुत, एक वीडियो वायरल हो रही है कि किसी को एक पर्सन ने कोई कागज दिया, एक पर्चा दिया, उसने वो पर्चा पढ़ा, उसके बाद वो बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया और फिर उसने उसके पैसे वैसे जो लेने थे ले लिए। या लोग मुझे कहानियां सुनाते हैं, अच्छा आप हिप्नोसिस पे भी बात करते हैं, ये वही है ना जिसको लोग बता के ज्वेलरी वगैरह निकलवा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं शक्ल से ऐसा नजर आता हूँ क्या? राइट। तो एक्चुअली वो हिप्नोसिस नहीं है। वो जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी और चीज़ें यूज होती हैं। मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो सम्मोहन से अलग है। जो ये जो चीज़ें जैसे वशीकरण कहते हैं या किसी इंसान को कुछ समय के लिए आउट ऑफ सेंसेस कर देने की बात हम करते हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें यूज होती हैं। जैसे उसमें कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे कोई पेज है उस पर कुछ ऐसा पाउडर या केमिकल है जिसको आपने ऐसे टैप कर दिया तो वो उड़ के सामने आया और वो आपके नोज में जाते ही आपको एक तरीके से अनकॉन्शियस कर देता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके वो एक इंसान को नम ब्लैंक कर देते हैं, जिससे उसका दिमाग नहीं काम करता, राइट। वो सम्मोहन नहीं है, वो हिप्नोसिस नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझना शुरू करना है कि सम्मोहन साइंस है, सम्मोहन वशीकरण नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई जादू टोना टोटका नहीं है जिससे आप किसी को वश में कर लेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। अगर ऐसा होता तो जो हिप्नोटिस्ट है, जैसे कोई कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को हिप्नोटाइज करके मेरे पास भेज दें जी, तो हिप्नोथेरेपिस्ट कहता है कि अगर मुझे यही आता जी बिल्कुल, तो मैं तुम्हारे पास क्यों भेजता? तो मैं उसे हिप्नोटाइज करके अपने पास नहीं बुला लेता और फिर तो मेरे पास लाइन लगी होती ऐसे लोगों की, राइट। तो ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस एक साइंस है, राइट। और ये साइंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। और ये साइंस आज की नहीं है। अगर इंडिया की बात करें
तो ये तो बहुत पुरानी है। कृष्ण के टाइम में हम इसका मैक्सिमम एग्जाम्पल सुनते हैं, और इसके कृष्ण के कहते हैं कृष्ण के पास बहुत सारी, कृष्ण जी जो थी उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, उसमें से एक विद्या मोहिनी विद्या थी। मोहिनी विद्या, तो मोहिनी विद्या का मतलब होता है मन मोह लेने वाली विद्या, जो आपको मेस्मराइज कर दे, मंत्र मुग्ध कर दे, राइट। तो वो कैसे करते थे? वो अपनी लैंग्वेज की वजह से करते थे, वो अपने कम्युनिकेशन की वजह से करते थे। तो हिप्नोसिस बेसिकली एक तरह की ऐसी साइंस है जो सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर देती है। दैट मीन्स आप उसके सेंसेस को बंद नहीं कर देते, आप उसके सेंसेस को इंगेज कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और माइंड 2 लेवल्स पे फंक्शन करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल जो है माइंड का, वो लॉजिक्स लगाता है। तो विथ हिप्नोसिस आप एक इंसान को एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं जहां पे उसके लॉजिक्स जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, यानी उसका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबसाइड हो जाता है, वो एक तरीके से सो जाता है। हिप्नोसिस जो वर्ड है उसमें हिप्नोज का मतलब होता है स्लीप, ये ग्रीक वर्ड है। तो हिप्नोसिस इज अ इंड्यूस्ड स्लीप, ये एक ऐसी स्लीप है, ये एक ऐसी निद्रा है जो आपके अंदर इंड्यूस की जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ समय के लिए सबसाइड हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जब कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिक लगाने वाला माइंड अवेलेबल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन सीधे सबकॉन्शियस में जा रही है, और सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उससे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, आप उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, आप वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो हिप्नोसिस में ये समझना है, हिप्नोसिस वशीकरण नहीं है, हिप्नोसिस एक साइंस है जो आपके लॉजिक्स को कुछ समय के लिए सबसाइड करके आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकता है, राइट। तो हिप्नोसिस के वैरायटी ऑफ यूजेस है। हिप्नोसिस का एक यूज है जिसे हम कहते हैं स्टेज हिप्नोसिस, ये होता है शोज दिखाने के लिए, जिसमें एक हिप्नोटिस्ट स्टेज पे आता है, वो कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करता है, कुछ को इंस्टेंटली सुला देता है कि मैं चुटकी बजाऊंगा, आप सो जाओगे, आप गिर जाओगे, आप लेट जाओगे, कुछ को कहता है आप डांस करने लगोगे, चिकन डांस, ये जो सारी चीजें होती हैं इसे हम कहते हैं स्टेज हिप्नोसिस। तो स्टेज हिप्नोसिस को यूटिलाइज करके लोगों का मनोरंजन करने की कला है। ज्यादातर लोगों के पास हिप्नोसिस की गलत इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि हमने हिप्नोसिस बुक्स से नहीं पढ़ा है, हिप्नोथेरेपी में नहीं पढ़ा है, हमने हिप्नोसिस के बारे में जाना है कॉमिक्स से, नॉवेल से, मूवीज से, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वही हिप्नोसिस है। और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ हिप्नोसिस को पढ़ने में, तो मुझे टेड जेम्स की एक पर्टिकुलर बुक मिली जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर ऑफ अ मूवी इज नॉट टू एजुकेट यू अबाउट हिप्नोसिस, इट इज टू एंटरटेन यू विथ हिप्नोसिस। यानी कि जो राइटर है जिसने वो मूवी लिखी है या जो वो कॉमिक्स लिखी है, नॉवेल लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको हिप्नोसिस सिखाना, एजुकेट करना हिप्नोसिस के बारे में नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है हिप्नोसिस का यूज करके, यानी हिप्नोसिस टर्म का यूज करके आपका मनोरंजन करना। तो उससे क्या होता है, उससे वो आपको एंटरटेन करता है, राइट। क्लैरिटी मिल गई आपको? तो एक आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा एक बहुत गहरा सवाल था जिसका जवाब मुझे, कब से मैं एनएलपी और हिप्नोसिस पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे आज से 4-5 साल पहले मिला। वो बहुत गहरा सवाल है। वो सवाल ये है कि हम लोगों को, स्टेज हिप्नोटिस्ट को बेसिकली देखते हैं कि यार स्टेज हिप्नोटिस्ट ने किसी को हिप्नोटाइज किया, उसका नाम भुलवा दिया। हमने देखा कि किसी हिप्नोटिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया और बोला कि नाउ यू आर अ चिकन। आप एक टेड टॉक भी देख सकते हैं, उसका नाम है हिप्नोसिस इज फेक, सर्च कर सकते हैं, हिप्नोसिस इज फेक। उसमें एक पर्सन है जिसने अपने टेड टॉक का टाइटल लिखा है हिप्नोसिस इज फेक, जिस पूरे शो में वो लोगों को हिप्नोटाइज ही करके दिखा रहा है, राइट। तो क्या होता है कि उसमें उसने लोगों को कमांड दिया है कि नाउ यू आर चिकन, आप मुर्गी हो, एंड नाउ यू डांस लाइक अ चिकन। और लोग स्टेज पे सैकड़ों की भीड़ में ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं और पकाक पक पक ऐसे करके आवाज निकाल रहे हैं। तो अब एक सवाल आता है मन में कि यार ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं जी। और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे इसका जवाब मिला एक पर्टिकुलर वीडियो इंटरव्यू में। जो टेड जेम्स हैं उन्होंने एक थेरेपी डेवलप की, उसको कहते हैं टाइमलाइन थेरेपी। जो एनएलपी, क्योंकि टेड जेम्स हिप्नोसिस पे वर्क करते थे, उन्होंने एनएलपी सीखी, फिर एनएलपी और हिप्नोसिस और सारी चीजों को कंबाइन करके उन्होंने अपनी एक थेरेपी निकाली, टाइमलाइन थेरेपी। उसकी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मैंने टाइमलाइन का उतना इस हिस्सा स्टडी किया है जितना मुझे लगता है कि लोगों को हेल्प करने के लिए मेरी ज़रूरत थी, रेलिवेंट था।
तो क्या है, टेड जेम्स ने इस सवाल का जवाब दिया एंड मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं एक ग्राउंड में वॉक कर रहा था और मैं वो वीडियो चला के वॉक कर रहा था, मतलब आई वॉज सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड कि वाह जवाब मिल गया। तो किसी रिपोर्टर ने यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये हिप्नोटिस्ट जो होते हैं, क्योंकि आप हिप्नोसिस में काम कर रहे हो तो यू कैन आंसर, हिप्नोटिस्ट जो होता है वो कैसे किसी से चिकन डांस करवा सकता है? उनके मन में ये फीलिंग नहीं आती यार मैं कितना स्टूपिड दिखूंगा ऐसा करते हुए? टेड जेम्स ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा समवेयर डीप डाउन इन देयर सबकॉन्शियस दे फील, दे बिलीव कि इट इज ओके टू डू सो। यानी कि ये वही लोग करते हैं जो कहीं डीप डाउन अंदर से ये फील करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। फिर उन्होंने अगला एग्जांपल दिया जिससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये वही लोग हैं जो किसी पब में जाते हैं और थोड़ी ड्रिंक करने के बाद दारू के ग्लास को सर पे रख के डांस करना शुरू कर देते हैं और वहां सैकड़ों और लोग हैं, बट समवेयर डीप डाउन दे फील इट इज ओके टू डू सो, यानी कि ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हर कोई नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि हिप्नोसिस के अंडर हर इंसान ऐसा परफॉर्म करेगा, नहीं। मैंने हिप्नोसिस को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि डीप डाउन जो आपके बिलीफ हैं, अगर कोई भी कमांड उस बिलीफ को चैलेंज करता है तो या तो आप डिनाई कर देंगे या आप हिप्नोसिस से बाहर आ जाएंगे, राइट? तो हिप्नोसिस आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो हिप्नोसिस इज अ साइंस जो क्या करता है, लोगों को एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है, जिसमें कई बार हम प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन देखते हैं। जब मैंने हिप्नोसिस को थोड़ा लर्न किया तो मैंने अपनी टोन डेवलप की और मैं कई बार कहता हूँ मैं 3 बार रिलैक्स रिलैक्स बोल दूँ तो आपको नींद आने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि उसमें एक इंसान को रिलैक्स कराते हैं। रिलैक्स कराने के बाद, रिलैक्स कराने के एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। पेंडुलम भी एक तरीका है। कैंडल जो फ्लिकर करती है, जैसे अभी पीछे हमारे पास कैंडल जल रही है, उसकी जो फ्लेम है वो फ्लिकर कर रही है, वो भी हिप्नोटाइज करने के लिए यूज की जा सकती है। म्यूजिक को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। डांस को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें किसी भी इंसान को एक स्टेट ऑफ ट्रांस यानी कि एक इंड्यूस्ड स्लीप में ले जाने के लिए यूज की जा सकती हैं ये चीजें। तो हिप्नोसिस में क्या होता है, एक इंसान का जो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब लॉजिकल माइंड लॉजिक नहीं लगा रहा। तो अब आप जो भी कमांड्स दे रहे हैं, अगर आप सही तरीके से कमांड देते हैं तो वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका माइंड उन कमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर माइंड ने उस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। मैं एक पर्सन को जानता हूं, उनको किसी गुरु ने कहा कि तुम एक लॉकेट पहनो और उस पर लिखो आई एम रिच मैन, और उन्होंने दिखाया मुझे लॉकेट जिसपे उन्होंने वो कहते हैं ना उभार के लिखवाया हुआ था आई एम रिच मैन। ये क्या है? ये हिप्नोसिस है, क्योंकि हर बार जब आप उस लॉकेट को टच कर रहे हो, वो आपको टच कर रहा है, फील कर रहा है, आपको रिमाइंड हो रहा है आई एम रिच मैन, आई एम रिच मैन। तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो गई और उस पर्सन ने, जिनके पास शायद मतलब बहुत बेसिक बैकग्राउंड से वो आए थे, उन्होंने अपनी 2 इंडस्ट्रीज बना ली। तो क्योंकि माइंड प्रोग्राम हो गया ना उस वे में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से हो गया, उन्होंने काम भी किया भाई, एक्शन भी लिए, सब कुछ किया, लेकिन अब माइंड में यहाँ पे है कि आई एम रिच मैन या आई एम गेटिंग रिच, राइट? तो इससे बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हिप्नोसिस से किसी इंसान को रिलैक्स करके उसके माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उस प्रोग्रामिंग के रिजल्ट की वजह से उसके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसका डिप्रेशन ठीक हो सकता है, उसकी एंजाइटी ठीक हो सकती है, उसके रिलेशनशिप में जो उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स है वो बदल सकता है, बहुत कुछ और बदल सकता है, लाइफ को बेटर बना सकता है। तो ये सब कुछ हिप्नोसिस से किया जा सकता है। ये हिप्नोथेरेपी का पार्ट है। तो हिप्नोसिस का एक यूज है स्टेज हिप्नोसिस, एक यूज है हिप्नोथेरेपी। तो स्टेज हिप्नोसिस इज एंटरटेनमेंट, हिप्नोथेरेपी इज काउंसलिंग। इसमें आप काउंसिल करते हैं, इसमें आप हेल्प करते हैं। अब बात आपने पूछी थी कि हिप्नोसिस और एनएलपी। तो जब एनएलपी को डेवलप किया गया था तो मैंने आपको बताया कि एनएलपी को डेवलप करने में हिप्नोथेरेपी को भी स्टडी किया था, मिल्टन एरिक्सन को भी स्टडी किया गया था। तो हिप्नोथेरेपी की जो भी सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, जो रिजल्ट थी, जो चेंजेस आते थे, एनएलपी ने वो सारी चीज़ें वहाँ से मॉडल कर ली। और एनएलपी में क्योंकि और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया गस्टॉल्ट थेरेपी का भी एसेंस था, वर्जीनिया सटायर की जो चीज़ें थी उसका भी एसेंस था, और एनएलपी लगातार डेवलप होती गई। तो जो रिजल्ट हिप्नोथेरेपी से प्रोड्यूस होते थे और कई बार कई सेशंस में प्रोड्यूस होते थे, एनएलपी ने उसी चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया। यानी कि कई बार लोग हिप्नोथेरेपी से डरते हैं कि पता नहीं मुझसे कौन सा सीक्रेट पूछ लेंगे, मुझे हिप्नोटाइज करके शायद याद नहीं रहेगा। तो एनएलपी से लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि एनएलपी में आपको उस तरीके से सुलाया जा सकता है, लेकिन सुलाने की ज़रूरत नहीं होती।
हम किसी को खुली आंखों से कॉन्शियस रख के पूरी तरीके से भी कमांड देके वही चेंजेस क्रिएट करवा सकते हैं जो हिप्नोथेरेपी से क्रिएट हो रहे थे। तो हिप्नोसिस और एनएलपी में क्या है, दोनों की अपनी बहुत वैल्यू है, दोनों साइंसेज मैं भी यूज करता हूँ, कई बार मैं लोगों को हिप्नोटाइज भी करता हूँ जब जरूरत होती है। तो अदरवाइज क्या होता है कि वही रिजल्ट्स हम एनएलपी के थ्रू फास्टर क्विकर क्रिएट कर लेते हैं और चेंज लास्टिंग हो जाता है, कई बार रिपीटेड सेशंस की जरूरत नहीं होती। हिप्नोथेरेपी भी माइंड के अंदर पड़ी हुई किसी फाइल को चेंज करता है, एनएलपी भी माइंड के अंदर पड़ी हुई उसी फाइल को चेंज करता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई पर्सन है, उसकी मेमोरी बार बार याद आ रही है और आपको परेशान कर रही है, आप उससे भूलना चाहते हैं लेकिन वो बार बार याद आ रहा है। लोग मतलब बहुत सारे पेन में भी तो उलझे रहते हैं ना इसी वजह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए किसी का ब्रेकअप हो गया। अब वो इंसान आज से कुछ महीने पहले तक हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था, आज वो इंसान की याद भुलाए नहीं भूल रहे, और लोग गाने सुन रहे हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। अब बताओ, भुला रहे हो या याद कर रहे हो? और उतना ही याद किया जा रहा है, उतना ही याद किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे हिप्नोथेरेपी से भी हम हैंडल कर सकते हैं, एनएलपी से भी हैंडल कर सकते हैं। हिप्नोथेरेपी में कमांड क्या होंगे कि जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन, मतलब रिलैक्स हो गया कोई इंसान। अब आपको हिप्नोसिस में गाइडेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। हिप्नोसिस में कंट्रोल, यानी मैं गाइड करूंगा आपको। एनएलपी में मैं आपसे काम करवा लूंगा, मतलब मैं काम नहीं करूंगा, आपसे करवा लूंगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, समझ आएगा। हिप्नोथेरेपी में मुझे उस पर्सन की का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम करना है, तो मैं आपको रिलैक्स करवाऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कभी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कभी बहुत मीनिंगफुल हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 उनकी अहमियत खत्म होती चली जाती है। कई बार ये बहुत अच्छा होता है कि हम उसकी यादों से बाहर आ जाएं। तो मानो कि जो भी उसकी यादें हैं वो किसी पिक्चर पे रिप्रेजेंटेड हैं, और वो पिक्चर आप देख रहे हैं कि मानो कि एक ट्रक के जो बैक पोर्शन है, पीछे है, वहां पे कहीं चिपका हुआ है, और ये ट्रक अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये दूर जा रहा है। और जैसे जैसे ट्रक दूर जा रहा है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो चित्र हैं, वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और एक समय के बाद वो ट्रक एक जगह पे जाके डिसअपियर हो जा रहा है। तो जाते 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 वो इमेज धुंधली हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, और वो इतनी दूर निकल चुका है कि अब वो इमेजेस वहां पे नजर भी नहीं आ रही। अब ये जो मैंने कमांड्स दिए हैं ये हिप्नोटिक हैं, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। अगर यही चीजें मुझे एनएलपी के थ्रू करानी होंगी तो मैं कहूंगा थिंक ऑफ दैट पर्सन। वो इमेज आपको कलरफुल नजर आ रही है, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है, कैसी नजर आ रही है? ज्यादातर लोग कहेंगे कलरफुल नजर आ रही है, 3 डायमेंशनल नजर आ रही है। मैं कहूंगा ओके, नाउ मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट। इसके कलर्स को रिड्यूस करके 0 कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट बना दो। ब्लैक एंड व्हाइट बन गई। हाँ, उसकी साइज क्या है? लोग बोलेंगे बहुत बड़ी है, सामने दिख रहा है। उसकी साइज को छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, बहुत छोटा, चींटी के साइज का बनाओ, आपको दिख भी नहीं रहा है, और एकदम छोटा बना दो। और जैसे मैं 1 2 3 बोल के क्लैप करूंगा, इस डॉट को डिसअपियर कर दो या इसको सन पे थ्रो कर दो। अभी भी आपने क्या किया? माइंड के अंदर पड़ी हुई उसी फाइल को चेंज किया है, वहां पर हिप्नोटिक वे में किया है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ पे मैंने आपसे करवा लिया। तो यहाँ पे एनएलपी में हम कॉन्शियसली आपसे कई बार वो चीजें करा लेते हैं जो वही रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं जो हिप्नोथेरेपी में गाइडेंस से हो रहा था। लेकिन गाइडेंस में प्रोसेस एक लंबा हो रहा था। लेकिन अगर हिप्नोसिस पे किसी का बिलीफ है कि मुझे तो कोई हिप्नोटाइज करके ठीक कर दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसे हिप्नोसिस का यूज करना चाहिए। राइट, मैं भी करता हूँ ऐसे जब जरूरत पड़ती है तो। और अदरवाइज फिर हम एनएलपी से बहुत फास्ट कर सकते हैं इन चीजों को। तो आई होप कि काफी क्लैरिटी आई होगी सर। और जो लोग कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है और उसके पीछे क्यों ऐसा कहा जा रहा है, और हिप्नोसिस और एनएलपी को किस तरह से यूज करके अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते। तो एक क्वेश्चन आपका रह गया था, वो ये था कि कई बार फीमेल्स जो होती हैं वो डरती हैं या उनके मन में एक कंसर्न होता है कि कहीं कोई हमें हिप्नोटाइज तो नहीं कर लेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि आपकी मर्जी के बिना आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता। राइट, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हिप्नोसिस से आपसे वही कराया जा सकता है जो डीप डाउन कहीं पे आप एग्री करते हैं करने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड ही तो बाईपास्ड है, वही तो सो रहा है। जो सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग है उसमें आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट है आप वो काम नहीं करेंगे, जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट है वो काम आप नहीं करेंगे। राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये जरूर है
कि लोग फीमेल्स को या किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की टूल्स को, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, राइट? वो हिप्नोसिस के भी टूल्स को यूज करते हैं, वो ऐसे लैंग्वेज पैटर्न्स को यूज करते हैं जिससे सामने वाले पर्सन को हम अपने फेवर में कर सकें, उसे इन्फ्लुएंस कर सकें, राइट? वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं। तो अगर सच में आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको NLP सीख लेनी चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हम आइडेंटिफाई कर सके और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं मिररिंग एंड मैचिंग। जब मैं अपनी NLP वर्कशॉप लेता हूँ तो मैं फीमेल्स को कहता हूँ मिररिंग एंड मैचिंग रैपो बनाने के लिए काम आती है। मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ जिसे कहते हैं मिस मैचिंग। तो मिस मैचिंग क्या होती है कि सामने वाला आपसे अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है, वो आपको अपनी तरफ इंक्लाइन करने के लिए ये स्किल्स लगा रहा है। अगर आपको ये पता है तो आप मिस मैचिंग यूज करिए। मिस मैचिंग ये होता है, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ झुक के बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी मिररिंग यूज कर रहा हूँ, मैचिंग यूज कर रहा हूँ, यू विल फील कनेक्टेड। लेकिन मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करें कि मेरे पोस्चर के अलग पोस्चर में बैठ जाएं, आप ऐसे बैठ जाएं, राइट? आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर लें, अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लें, तो जो मैं हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था वो सब पानी में गया क्योंकि वो ब्रेक हो गया ना। तो पीपल कैन नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज। हाँ, ये बहुत गहरी बात है, बिल्कुल सही बात है कि आपको एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए या NLP प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि दीज आर वेरी शार्प टूल्स, यूज देम वाइजली, क्योंकि बंदर के हाथ में हम तलवार नहीं देते। मतलब घर पे भी हम नाइफ यूज करते हैं, तो हाँ। अगर हम उसे अच्छे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे हम कुकिंग में हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल, और उसे किसी अदर पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सब्जियां भी काट सकते हैं, सब्जी वाले को भी काट सकते हैं, राइट? सो हमें ये ध्यान रखना है। इसी वजह से जो हमें सीखना भी चाहिए वो सही लोगों से सीखना चाहिए। जब हमें कोई थेरेपी लेनी है तो वो भी हमें ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए, ऐसे सेशंस लेने चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं कि दिस इज अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? ये एक सही इंसान है, इसने लोगों को हेल्प किया, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे, तो मैं खुद जानता हूँ NLP, आप किसी के माइंड में कुछ ऐसे कमांड्स प्लांट कर सकते हैं, कुछ ऐसा थॉट डाल सकते हैं जो उसको उस समय नहीं समझ आएगा, लेकिन उसका असर उसके ऊपर जरूर हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से अगर हम NLP सीखते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वी बिकम आवर ओन काउंसलर, वी बिकम आवर ओन कोच। और साथ के साथ अगर हम थेरेपी या हेल्प लेने के लिए जाते भी हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या अंदर जाने देना है और क्या नहीं जाने देना। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब फीमेल एज अ टूल भी इसको यूज कर सकती है। डेफिनेटली, यस। और कन्वर्सेशन के दौरान सर हम एक जगह और मेरे मन में सवाल आया था सेल्फ टॉक को लेकर के। और अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं भी तो सेल्फ टॉक कर रही हूँ ना, मैंने भी तो इच्छा की है कि मेरा बड़ा बंगला होना चाहिए, चमचमाती कार होनी चाहिए, पूरा ऐशो आराम होना चाहिए। कहाँ है वो सब? तो वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, या कहाँ वो सच क्यों रह जाता है? बिल्कुल। तो मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सेल्फ टॉक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से लोग अपनी जिंदगी में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक सपनों की बहुत बड़ी दुनिया बन गई है, पर हकीकत नदारद है वहां से। बिल्कुल। इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि NLP इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, राइट? मैं आपको बताता हूँ इन सारी चीजों के पीछे बैकग्राउंड में जो साइंस वर्क करता है या जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो ये है कि हमारे मन के अंदर की दुनिया में वो फाइल क्रिएट हो जाए जो बाहर की दुनिया में हम देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। आपके अंदर की दुनिया का ही प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया में आप देखते हैं। तो बाहर की दुनिया को अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अंदर की दुनिया बदलनी पड़ेगी। अब मैक्सिमम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, सेल्फ टॉक, ऐसी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, कई बार उन्हें ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता होता कि अंदर की दुनिया बनती कैसे है और बदलती कैसे है। ये टॉपिक्स हमें NLP में सब मोडालिटीज में बहुत अच्छे तरीके से जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ये कहते हैं, जो ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि आपको ये मिल चुका है, आप ऐसा बोलो, तो कॉन्शियस माइंड कहता है किसे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, वही सवाल आता है, इतने पतले हो गए हो, अगले पल शीशा देख के सामने समझ में आता है ये क्यों बोल रहा है, तो ये झूठ है। बिल्कुल। और कोई कहता है कि मैं तो अमीर बन चुका हूँ, वो कहता है कि अभी उधार लेने वाले आ रहे हैं राइट, वापस लेने के लिए, वो पैसे तो तुम्हारे जेब में है नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इन टेक्निक्स को ऐसे ब्लंटली नहीं प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है कि इससे आपके माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है। तो मैं इसके कंपैरिजन में कई बार कहता हूँ कि आप ये कहो
कि आई एम गेटिंग इनटू माय आइडियल वेट या आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय आइडियल वेट, तो आप ये नहीं कह रहे हो ये हो चुका है, आप कह रहे हो ये हो रहा है, तो आपका माइंड उसे फिर एक्सेप्ट करता है। आई एम गेटिंग रिच डे बाई डे, तो इस सिचुएशन में अगर आप थोड़े से भी पैसे कमा रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हो, तो माइंड इसे ब्लॉक तो नहीं करेगा। बिल्कुल इन द प्रोसेस है, इसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप अपने गोल्स के बारे में सोचिए, बात करिए। फिर सब मोडालिटीज की जो मैं बात कर रहा था, जब विजुअलाइजेशंस कराए जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ही विजुअलाइजेशन हर इंसान के लिए नहीं काम करता। कई बार लोग ये विजुअलाइज करके कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, हो चुका है, उसके लिए कंफर्टेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो जाता है, कहता है कहाँ हो रहा है। तो फिर भी अगर आप विजुअलाइज करते रहते हैं तो सिखाने वाले ये कहते हैं कि बहुत समय तक करते रहोगे तो माइंड मान लेगा। ये वैसा ही है कि आप किसी भी झूठ को बार बार बोलेंगे तो एक समय के बाद माइंड आपका उसको सच मान लेगा। ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि वहां पे हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करके एक दूसरी टेक्निक यूज कर लें जो एनएलपी सिखाता है कि यू सी योर बेस्ट वर्जन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विजुअलाइज दैट दिस वर्जन ऑफ यू इज गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स। आप देखो कि आपका एक बेहतर वर्जन आपके सामने है और उसकी जिंदगी में जो हेल्थ आप चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं, जो रिलेशन चाहते हैं, जो फेम चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, वो सब कुछ उसे मिल चुकी है, मिल रही है, वो उस लाइफ को एंजॉय कर रहा है। जब ये पिक्चर पूरी आप क्रिएट करेंगे तो कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आप ये कह रहे हैं ये मेरे बेहतर वर्जन की पिक्चर है। फिर आप एक स्टेप आगे लीजिए और आप क्या करें कि नाउ इमेजिन कि वो जो आपका बेहतर वर्जन है, यानी कि आपका बेस्ट वर्जन है, वो और आप दोनों इंटीग्रेट होके एक हो रहे हैं। अच्छी फीलिंग आती। और एक कमांड देते हैं उस समय कि एंड यू आर गेटिंग ऑल द सेम लर्निंग्स, ऑल द सेम विजडम, ऑल द सेम पैटर्न्स, आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो इस समय क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड को लॉजिक लगाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का कमांड दे दिया। तो वही विजुअलाइजेशन जो काम नहीं कर रहा था अब काम करने लगेगा आपके लिए। क्यों करने लगेगा? क्योंकि आपने जो कॉन्शियस रेजिस्टेंस था उसको बाईपास कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो बजाय ये सोचने के कई बार कि मुझे ये सब कुछ मिल रहा है या मिल चुका है, हम फीलिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाती। तो अपने बेस्ट वर्जन को ये सारी फीलिंग्स दें और फिर इंटीग्रेट कर लें, तो रिजल्ट वही आ गया। हाँ, अगर आपके लिए वो काम करता है तो आप करिए, कोई इशू नहीं है। सबके लिए ये भी रूल नहीं बनाना है कि ऐसा ही करोगे, 2 स्टेप ही करोगे। और मजेदार बात क्या है, मैंने करा के देखा है कि जब हम कमांड देते हैं अपने बेहतर वर्जन के लिए तो थोड़ी देर में कॉन्शियस माइंड ये भूल जाता है कि हम बेहतर वर्जन की बात कर रहे हैं। वो अपने लिए सब कुछ विजुअलाइज और इमेजिन करने लगता है और उस फीलिंग में चला जाता है। जैसे बैठे बैठे भी मुझे लग रहा है कि वो मेरा बेटर वर्जन ही तो है, तो वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा एडवांस कर सकते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एनएलपी तो पूरा साइंस सिखाता है, जो मैंने अभी अपने एक पॉडकास्ट में शेयर भी किया है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप डिमांड करने से अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लोगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंसान डिमांडिंग तो हमारे चारों तरफ है। आप जो डिमांड करते हैं आपको वो नहीं मिलता, आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलता है। तो एनएलपी आपको ये सिखाता है कि आप वो डिजर्विंग पर्सन कैसे बनोगे। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आप डिजर्विंग बनते हैं, तो आपने अब अपने आप को उस लेवल पे ला दिया है जिस लेवल पे आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर आप एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज हाउ दिस गेम वर्क्स। बहुत अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि डिजर्विंग बनना बहुत जरूरी है। अपने पेरेंट्स से भी जब हम कोई चीज डिमांड कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि पहले वो स्किल सीखो, डिजर्विंग बनो, तब वो मैं तुम्हें लाके दूंगा। तो यूनिवर्स में तो इतना अबंडेंस है, तो वो डेफिनेटली हमें मिल सकता है। हमें डिजर्विंग बनने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो सर, चलते चलते हम अपने पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं और अब टाइम है रैपिड फायर क्वेश्चंस का। बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दैट। आप पूछिए। बिल्कुल। यस सर, रैपिड फायर क्वेश्चन में पहला है, कुछ मिथ्स आज ब्रेक हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज एनएलपी जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग? नो, इट इज नॉट। एनएलपी इज अ कंक्रीट साइंस। ये एक साइंस है जो पॉजिटिव थिंकिंग के बियॉन्ड है। और कई बार मैं कहता हूं, मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, शुड यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव? द आंसर इज नो। नेक्स्ट, कैन एनएलपी बी लर्न ऑनलाइन सीखा जा सकता है? डेफिनेटली ऑनलाइन सीखा जा सकता है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि लाइव वर्कशॉप्स भी होती हैं। लेकिन अगर आप एनएलपी को गहराई से सीखना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन कोर्स के थ्रू वीडियो बाय वीडियो पहले डिटेल्ड लर्निंग करनी चाहिए। जब आपकी वो लर्निंग इंटीग्रेट होने लगे, आप थॉरो हो जाओ उसमें, फिर आप प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। Great. Is NLP manipulative?
यस, एनएलपी इज मैनिपुलेटिव। दुनिया में जो भी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनएलपी के टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि एनएलपी एक टूल है जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। अब आप मैनिपुलेट किसी को उसकी जिंदगी के लिए जो अच्छा है उसके डायरेक्शन में कर रहे हैं, या जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है लेकिन उसकी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, आप उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। यानी यूज पे डिपेंड करता है। Is NLP for extroverts only? नहीं, इट इज फॉर एवरीवन। इट इज नॉट जस्ट फॉर एक्सट्रोवर्ट्स। ये एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हर इंसान को हेल्प कर सकता है। एनएलपी इज फॉर एवरीवन। और इंट्रोवर्ट्स सीख करके और बेहतर बन सकते हैं। डेफिनेटली। इंट्रोवर्ट क्यों है? क्योंकि उसके मन में कुछ है जो उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में रोकता है। इफ यू आइडेंटिफाई कि वो क्या है जो आपको लोगों से इंटरेक्ट करने से रोकता है और आप उसे चेंज कर लें उस प्रोग्रामिंग को, तो आप लोगों से बात कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, does NLP work instantly or does it take time? देखिए, NLP is what works। NLP वो है जो काम करता है। तो मैं इसे ऐसा कहता हूं कि NLP काम तो डेफिनेटली करने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार में पहली टेक्निक में ही रिजल्ट आ जाता है। अगर नहीं आया है तो या तो आपने टेक्निक्स या टूल्स सही तरीके से यूज नहीं किए हैं, या सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स तक यूज नहीं किए हैं। रिजल्ट तो आना ही है, राइट? सो NLP इज समथिंग दैट एक्चुअली क्रिएट्स मैसिव चेंज, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेंटली। ज्यादातर समय वो तुरंत चेंज कर देता है। और वो क्योंकि हमने अपने अंदर की दुनिया बदली है तो वो हमारे साथ रहने वाले हैं। एग्जैक्टली, यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज का जो पॉडकास्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आपने हमें दिए और बहुत सरल शब्दों में दिए हैं जिनसे अपने जीवन को हम बेहतरीन बना सकते हैं, और NLP की हेल्प से हम अपनी दुनिया बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। So thank you so much sir. थैंक यू सो मच शिखा जी। बहुत बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और डेफिनेटली आगे मैं और पॉडकास्ट करना चाहूंगा आपके साथ। बिल्कुल सर। Thank you so much sir. मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू।